नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ 1 जुलाई की करंट अफेयर्स को लेकर आपके समक्ष। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। मुझे पता है मैं कुछ दिनों से डेली करंट अफेयर्स ला नहीं पा रहा हूँ, इवन कुछ यूज़फुल वीडियोस भी ला नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज कंप्लीट हुई है। इवन उसी दिन मेरे मौसा जी का देहांत भी हो गया था। सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड नॉट इवन कम्फर्टेबल। सो देखते हैं, इसके बाद से मैं उम्मीद करता हूँ हर दिन के करंट अफेयर्स को एंड अपडेट्स को हर दिन लाऊंगा आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको सही में करंट अफेयर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने की और जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 1 जुलाई की करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो पहला सवाल जो है, हाल ही में वर्ल्ड का सबसे यंग चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं सर्गे कैरेकिन, अभिमन्यु मिश्रा, जॉर्ज मैर्जिने और सुरेश एन पटेल। इनमें से कौन अभी वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो जैसा कि आपको याद होगा, सर्गे कैरेकिन जो है ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे जो कि रशिया से बिलोंग करते थे। अब तक ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे, परंतु अभी अभिमन्यु मिश्रा जी जो हैं, आप देख सकते हैं इनको, इनकी उम्र सिर्फ 12 साल 4 महीने और 25 दिन की है। तो इस उम्र में ये वर्ल्ड के यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इससे पहले जो थे सर्गी कैरेकिन, रशियन जो चेस ग्रैंड मास्टर थे, ये ग्रैंड मास्टर बने थे 12 साल 7 महीने की उम्र में। अभी इनको अभिमन्यु मिश्रा ने पीछे छोड़ दिया है। देख सकते हैं आप इधर, सर्गी कैरेकिन ये 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। और एक नाम यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, डी गुकेश। आपको पता होगा अभी कुछ ही दिन पहले डी गुकेश ने गेलफैंड चेस टूर्नामेंट जो हुआ था, आई एम सॉरी, टूर्नामेंट नहीं, गेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल जो हुआ था उसमें डी गुकेश ने जीता था। ठीक है, तो डी गुकेश की बात करें तो वो अभिमन्यु मिश्रा के बाद सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, इवन वर्ल्ड के 3rd यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। मैंने आपको बताया भी था कि सर्गी कैरेकिन और डी गुकेश के बीच में 17 दिनों का अंतर था बस। जॉर्ज मैर्जिने की बात करें तो ये इंडियन वुमेन हॉकी टीम के कोच हैं। और लास्ट, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ मैंने इंक्लूड की है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच की बात मैंने की है, तो मेंस हॉकी टीम के कोच का नाम भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। उनका नाम है ग्रैहम रीड। ओके, याद रखिएगा, इंडियन मेंस हॉकी टीम और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। मेंस हॉकी टीम के ग्रैहम रीड है और वुमेन्स हॉकी टीम के जॉर्ज मर्जिने हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सुरेश एन पटेल हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये अभी हाल ही में एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, एक्टिंग सीवीसी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार? किनको अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, के शैलजा, तडंग मीनू और राजेंद्र किशोर पंडा। आपका आंसर है राजेंद्र किशोर पंडा, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ये राजेंद्र किशोर पंडा, आप देख सकते हैं इनको। ये एक उड़िया पोएट हैं जिनको अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ साथ एक सिल्वर मेडल और एक सिटेशन प्रोवाइड की जाती है। बात कर ले राजेंद्र किशोर पांडा की, तो इनको संबलपुर यूनिवर्सिटी से डीलिट रिसीव हुई है। इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में हासिल किया है। इवन गंगाधर नेशनल अवार्ड भी इनको दिया गया है। इवन आते हैं ऑप्शंस की, और रस्किन बॉन्ड, मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा था, इनकी एक नई बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। बात करें सेकंड ऑप्शन की, के शैलजा, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में CEU ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 से के शैलजा जी को सम्मानित किया गया है। और तडंग मीनू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तडंग मीनू जो ऑप्शन है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि तडंग मीनू जो है वो अभी फर्स्ट इंडियन वुमेन बने हैं जिनको अभी कोचेस कमेटी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एजेंसी की जो कोचेस कमेटी है उसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। किनको? तडंग मीनू को। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ
एज बिकॉज यहाँ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात हो रही है, तो कुछ दिनों पहले ही मैरी कॉम को ऑल इंडिया सॉरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैम्पियंस एंड वेटरन्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया था। दोबारा रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैम्पियंस एंड वेटरन्स कमेटी जो है उनके चेयरपर्सन के रूप में मैरी कॉम को चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? आपके ऑप्शंस है 29 अगस्त, 22 अप्रैल, 1 जुलाई, 5 जून। तो आपका आंसर है यहाँ पर 1 जुलाई। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इधर, सही में बताया जाए तो इस कोरोना के बीच, पैंडेमिक के बीच डॉक्टर्स को सही में सलाम, हैट्स ऑफ है। उनकी जो ड्यूटी है वो अपने जीवन की परवाह ना करते हुए नॉर्मल सिटीजन्स जो है देश के नागरिक, उनकी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। हैट्स ऑफ टू देम। आप देख सकते हैं ये 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज़ की गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। और ये जो यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट क्यों की जाती है 1 जुलाई को? ये 1 जुलाई को ही इसीलिए की जाती है, हमारे जो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे बिधान चंद्र रॉय, इनकी बर्थ इवेंट डेथ, इनका बर्थ हुआ था 1 जुलाई 1882 को और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। तो इनकी मृत्यु और डेथ दोनों एक ही दिन में हुई थी। तो इनको याद करने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को याद करने के लिए। और डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ये वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे की बात करें तो ये 1991 में पहली बार सेलिब्रेट की गई थी। चलिए बाकी की बात करते हैं। 29 अगस्त की बात करें तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे पालन किया जाता है हमारे इंडिया में। आपको याद होगा मिस्टर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन के अवसर पे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त में। बात करें नेक्स्ट 22 अप्रैल की, ये वर्ल्ड अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम थी, आपको याद होगा कि मैं हर बार कहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट डेज होती हैं उनकी थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस बार की जो 2021 की वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी वो थी रीस्टोर आवर अर्थ। ओके, याद रखिएगा, रीस्टोर आवर अर्थ। और 5 जून जो है ये आप सबको याद होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग। और इस बार की 2021 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थी 2021 की 5 जून की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम। ओके, और इस बार जो होस्ट कंट्री थी वो थी पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। याद रखिएगा ये सवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक अ डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट डेब्यूज़। ऑल फॉर्मेट्स में अभी इंडिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? सबसे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में डेब्यू किया है? आपके ऑप्शंस है विवेक राम चौधरी, सेकंड शेफाली वर्मा, सी अंशुला राव एंड डी लॉरेल हबार्ड। चलिए आपको याद होगा विवेक राम चौधरी, ये मैं कुछ दिनों से ला नहीं पा रहा था तो इसके लिए मैंने ये इंक्लूड भी कर दिया। तो इसका जो आंसर है शेफाली वर्मा है। ठीक है, शेफाली वर्मा अभी इंडिया के यंगेस्ट क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने ऑल फॉर्मेट्स में डेब्यू किया है। ठीक है, ये है शेफाली वर्मा जी, आप देख सकते हैं। ये इंडिया के पहले इवन वर्ल्ड के 5th यंगेस्ट क्रिकेटर बने हैं। ओके, और वर्ल्ड की यंगेस्ट क्रिकेटर जो ऑल फॉर्मेट्स में डेब्यू कर चुके हैं वो बने हैं मुजीब उर रहमान। याद होगा आपको ये नाम, ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने डेब्यू किया था 17 साल 78 दिन में। और शेफाली वर्मा जो है ये 17 साल 140 दिनों में इन्होंने डेब्यू किया है अपना। ठीक है, बात करें पहले ऑप्शन की विवेक राम चौधरी की, तो ये अभी हाल ही में हमारे इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। देख सकते हैं आप, ये है हमारे इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, अंशुला राव।
ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है, ये इंडिया की पहली वुमेन क्रिकेटर है जिसको डॉप बैन, जिसको एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इनके ब्लड में एक ड्रग की सैंपल पाई गई थी, तो इसी कारण से इनको 4 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया है। ये अभी पहली इंडियन क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर बनी है जिसको बैन किया गया है डोपिंग के कारण, ठीक है। ये ऑलराउंडर थी, ये मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती है। इनका नाम याद रखिएगा, अंशुला राव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन था, लॉरेल हबार्ड। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि एक न्यूजीलैंड से लॉरेल हबार्ड जो है, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, इवन वेट लिफ्टिंग करती है। ये अभी फर्स्ट ट्रांसजेंडर बनी है जो ओलंपिक्स में कम्पीट करेगी। याद होगा आपको, लॉरेल हबार्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रिलीज़ हुई है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 33, 10, 79, 47। चलिए जान लेते हैं आंसर। ये जो आंसर है, इस बार जो इंडिया की रैंक है बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, रिमार्केबल है। इस बार की जो रैंक है इंडिया की वो है 10th, और बाकी सारे जो भी रैंक दिए हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। 33rd, 33 जो रैंक है वो है चाइना की, 79 है पाकिस्तान की, और 47 जो है, देखिए ये इंडिया की प्रीवियस रैंक थी 47, इस बार ये जंप करके डायरेक्टली 10th पे आ गई है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंडिया की प्रीवियस रैंक थी 47, इस बार ये 10th पे है, और इस रैंक को टॉप किया है यूएस ने। इसकी स्कोर है 100, और सेकेंड स्कोर पे रैंक पर जो है 2 कंट्रीज़ है, यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरेबिया। इनकी स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, और नहीं सेम ही है, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही है। और ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की एक इनिशिएटिव है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है, पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। बात करें इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की, तो ये 1865 में बनी थी। आप देख सकते हैं इंडिया 10th रैंक पे आ गई है। सही में बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिए इस वक्त पे, जब चाइना इंडिया पे ऑलरेडी साइबर अटैक्स करवा रहा है, ठीक है। चाइना की रैंक देख लेते हैं, ये 33rd, पाकिस्तान 79, श्रीलंका 83, बांग्लादेश 53rd एंड नेपाल 94, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये थी वो खबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। रिसेंटली विच कंट्री वाज सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय हु? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में किस देश को WHO ने, हु ने, ये मुझे थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है क्योंकि हु ने किया है ना, तो कंट्रोवर्शियल होनी भी चाहिए थी। मैं बताऊंगा क्यों आपको। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में किस कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? आपके ऑप्शन है चाइना, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड इंडोनेशिया। आपको बता दूं, ये आंसर है चाइना। अब चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। इवन बताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड का 40th कंट्री है जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। इट हैज़ बिकेम 40th टेरिटरी टू गेट मलेरिया फ्री, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको ये जो मैंने कंट्रोवर्शियल क्यों कहा था। देखिए WHO के जो हेड है टेड्रोस अधनम, ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं, और आपको अगर यकीन नहीं है, आप कुछ आर्टिकल्स चेक कर लीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू की, इवन कुछ द ट्रिब्यून की, और भी डिफरेंट आर्टिकल्स चेक कर लीजिएगा। ये जो इथोपिया के टेड्रोस अधनम है, इनको WHO के हेड के रूप में चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई था, तो वो चाइना थी। चाइना की जितनी भी कंट्रीज़ थी, मतलब जितने भी अलाइज थी, ठीक है, स्ट्रैटेजिक हेल्पिंग कंट्रीज़ थी, ऑलमोस्ट तो चाइना ने तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंट्रीज़ को डेप्थ पे डालकर अपने हिसाब से चलाने लगे हैं। इवन श्रीलंका भी उनमें से एक है। अभी पाकिस्तान तो है ही, छोड़ ही दीजिए, वो गधे की टांग छोड़ दीजिए। तो चाइना क्या करती है, उन सारे देश को ज़ोर करती है कि किसी एक को चुन लो। तो उसी तरीके से WHO के जो हेड है, चीफ है टेड्रोस अधनम, उनका भी इसी तरीके से निर्वाचन हुआ था, चाइना की बदौलत ही वो आए थे। आपको याद होगा 2019 में नवंबर में, जब ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा था कि कोरोना को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो, तो उस वक्त
WHO ने एक रिपोर्ट मांगी थी चाइना से। चाइना ने कहा था कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी जानवरों से इंसान तक नहीं फैलती है, इंसानों से इंसान तक नहीं फैलती है। तो WHO ने ना कोई रिपोर्ट की अलग से, ना कोई सर्वे किया, बस चाइना ने कहा तो वो मान लिया। उसके बाद आज देखिए हालत कैसी है। तो अब समझ सकते हैं हम। तो बात करें, चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की बात कर लें। हाल ही में मैंने आपको बताया था, अच्छा इसके बारे में एक चीज़ और, मलेरिया फ्री जो है 40th कंट्री ये बनी है। तो 39 कंट्री जो है वो 2021 में एल सल्वाडोर बनी थी, और इससे पहले 2019 में अल्जीरिया और अफगानिस्तान मलेरिया फ्री बन चुके थे। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड से जो एकदम करंट न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया भी था कि हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही है न्यूजीलैंड से, जो कि पूरी तरीके से डिज़ाइन और बिल्ड की गई है फिनलैंड में। इस सैटेलाइट का नाम है वीज़ा वुडसैट, WISA वीज़ा वुडसैट। ठीक है, बात करें इंडिया की, ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडोनेशिया की तरफ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट दिखाई थी, जहाँ मैंने कहा था कि इंडिया 14th रैंक पर है। मैंने बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस किया था, मैंने आपको बोला भी था। तो ये जो इंडेक्स जारी की गई थी, ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई थी। इसको टॉप किया था इंडोनेशिया ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हाल ही में फुकुओका प्राइज़ के ग्रैंड प्राइज़ से, फुकुओका प्राइज़ के 3 कैटेगरीज होते हैं, तो उसके ग्रैंड प्राइज़ से किसको सम्मानित किया गया? केविन ओब्रायन, उपासना कमिनेनी, रॉबर्ट रॉयते या पी साईनाथ? तो इसका आंसर है पलागुमी साईनाथ। पी साईनाथ इनका फुल नेम है, पलागुमी साईनाथ। ये एक जर्नलिस्ट है, इवन एक ऑथर है। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, इस किताब का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। ठीक है, फुकुओका प्राइज़ की जो 3 कैटेगरीज़ हैं, देखिए मैंने इसके लिए और एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो बहुत डिटेल्स में मैंने समझाई है। तो ये प्राइज़ मिली है पी साईनाथ जी को। ये देखिए, ये है पलागुमी साईनाथ। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है, ग्रैंड प्राइज़, एकेडमिक प्राइज़, आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज़। और इस फुकुओका प्राइज़ की बात करें तो ये 1990 में बनी थी। ठीक है, ग्रैंड प्राइज़ तो पी साईनाथ जी को मिली है। एकेडमिक प्राइज़ जो है वो जापान के एक प्रोफेसर है किशिमोतो मियो, इनको मिला है। बताया जा रहा है कि इनकी चाइनीज़ हिस्ट्री के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्ट्स एंड कल्चर प्राइज़ जो है, ये थाईलैंड के एक फिल्म मेकर है प्रब्दो यून को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें जापान की, एज बिकॉज फुकुओका जो है ये जापान से दिया जाता है, नॉट बाय द गवर्नमेंट। मैं क्लियर कर दूं, ये जापान गवर्नमेंट नहीं देती है। ठीक है, ये जापान की कुछ संगठन है, एक मैं आपको बता देता हूँ, फुकुओका सिटी और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर ये अवार्ड देती है। जापान की बात कर ले, ये इसका कैपिटल है टोक्यो, इसके प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, इसका जो करंट अभी एरा चल रहा है वो है रीवा, और इसके एम्परर है हिरोनोमिया नारुहितो। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने चाइना की बात की थी। तो चाइना के जो अभी प्रेसिडेंट आपको पता है शी जिनपिंग, और इसके प्रीमियर है ले केकियांग, और इसकी कैपिटल है बेजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो ये हो गया जापान की बात। तो केविन ओब्रायन की बात कर लेते हैं। केविन ओब्रायन, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था करंट अफेयर्स में कि ये आयरलैंड के अगर किसी प्लेयर की बात हम कर सकते हैं तो वो केविन ओब्रायन है। तो केविन ओब्रायन आयरलैंड के ऑलराउंडर थे, जिन्होंने अभी ODI से, वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, उपासना कमिनेनी की, ये अपोलो हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं, जिनको अभी फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। ये फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ क्या है? देखिए, ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का एक कैंपेन है, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़, इसके एम्बेसडर के रूप में उपासना कमिनेनी को चुन लिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉबर्ट रोमाविया रॉयते, इनकी बात कर लेते हैं। ये मिज़ोरम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने भी हाल ही में डिक्लेयर किया था कि जिस किसी भी फैमिली में सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे उनको 1 लाख का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी
एजॉल ईस्ट 2। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बीसीसीआई ने डिक्लेयर किया है कि ड्यू टू पैंडेमिक T20 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो इंडिया में होने वाला था वो अब किस देश में होने वाला है। चलो मैंने बता ही दिया, ये इंडिया में नहीं होने वाली है इसका मतलब, तो एक ऑप्शन तो यहाँ से कट गया। आपके ऑप्शन से इंडिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान एंड ईरान। तो इसका सही आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं आपको बता दूं, ये होस्ट तो बीसीसीआई करेगी, परंतु ये खेली जाएगी यूएई में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, ड्यू टू पैंडेमिक ये इंडिया में नहीं होने वाली, यूएई में होने वाली है, परंतु इसको होस्ट करेगी बीसीसीआई। ये जो आप स्टेडियम्स के नाम देख रहे हैं, इन्हीं स्टेडियम्स में ये मैच होंगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम जो कि अबू धाबी में है, शारजा स्टेडियम और ओमन क्रिकेट अकादमी ग्राउंड। बात करें बीसीसीआई की, ये 1928 में बनी थी। इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली एंड सेक्रेटरी है जय शाह। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। और यूएई की बात हो रही है तो इसकी भी मैंने डिटेल यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। देखिए, मुझे यूएई नाम से मुझे थोड़ी हंसी आ गई, बिकॉज डोंट टेक इट सीरियसली। एक्चुअली इनका जो सुप्रीम लीडर एंड वाइस प्रेसिडेंट का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये मुझे इतना लंबा लगा यार, मुझे लगा पन्ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं यूएई की। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम। इनके प्राइम मिनिस्टर जो है वही इनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। और इनके जो सुप्रीम लीडर हैं या सुप्रीम कमांडर हम बोल सकते हैं, वो है शेख खलीफा जायद बिन सुल्तान अल नयन। इतना बड़ा नाम उच्चारण कैसे करते हैं। अच्छा चलिए, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इंडिया, तो इंडिया मेरा देश महान, ऑब्वियसली महान है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है जापान। देखिए, जैसे हमको पता है 2021 टोक्यो ओलंपिक्स जापान होस्ट करेगा। इसके मैस्कॉट जो है मिराई तोवा और सोमाइती, आपको पता है सोमाइती जो है वो पैरालंपिक की मैस्कॉट है। मैंने आपको बता भी दिया था कहाँ से डिराइव की गई है, ये सारी जापानीज़ वर्ड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है ईरान। ईरान से भी एक न्यूज़ मैंने कुछ दिनों पहले दी थी कि इनके अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इब्राहिम रईसी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी रह चुके हैं, इवन हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच इंडियन शूटर वॉन गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ। ISSF ये जो वर्ल्ड कप शूटिंग हो रही है, ये क्रोशिया में हो रही है, ओसीजेक में। इससे पहले मैंने सौरभ चौधरी की भी बात कही थी आपको, जिन्होंने गोल्ड ब्रॉन्ज जीता था, 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, वो कौन सी इंडियन शूटर है जिन्होंने अभी ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में गोल्ड जीता है। आपके ऑप्शन है सौरभ तिवारी, तिलोत्तमा सोम, अनूप चंद्र पांडे एंड राही सरनोबत। आपका आंसर है राही सरनोबत। देख सकते हैं आप, ये है वो लेडी राही सरनोबत ने अभी 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ISSF ये ओसीजेक क्रोशिया में हो रहा है, ठीक है, क्रोशिया के ओसीजेक में हो रहा है। सौरभ चौधरी की बात करें, मैंने बता दिया पहले ही, 10 मीटर पिस्टल कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है अभी हाल ही में। और तिलोत्तमा सोम की बात करें, आई ट्रूली इनकी एक्टिंग का मैं फ़ैन बन गया हूँ। इनकी मूवी आपको देखनी है तो बुलबुल देख लीजिएगा, सही में बहुत बढ़िया मूवी है। अभी मैंने आपको बताया था कि 23rd UK एशियन फिल्म फेस्टिवल का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो तिलोत्तमा सोम को दी गई है। ओके, आपको याद होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे। देखिए, ये भी मैंने बता दिया आपको, इनको हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया के 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। तो हमारे जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, जिनका नाम है सुशील चंद्रा। तो वो जो इलेक्शन कमिश्नर की जगह थी वो खाली थी, तो उसी जगह पर अभी अनूप चंद्र पांडे जी को अपॉइंट कर लिया गया है। और इनको छोड़कर और एक जो इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने सॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। सॉल्ट प्रोग्राम, आपके ऑप्शन है उड़ीसा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। देख सकते हैं आप, अभी वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया है आंध्र प्रदेश को इस
प्रोग्राम के लिए। देखिए, सॉल्ट स्टैंड्स फॉर सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत होने क्या वाला है, देखिए बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ मतलब टीचर्स को ट्रेन करने वाले हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं, जिससे कि लर्निंग को, मतलब इनकी जो फाउंडेशनल लर्निंग है गवर्नमेंट स्कूल्स की, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए। ओके, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की फाउंडेशनल लर्निंग है उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसी के लिए वर्ल्ड बैंक से इन्होंने 1860 करोड़, जो कि हम $250 मिलियन भी बोल सकते हैं, लोन इन्होंने ली है। उड़ीसा की बात कर ले, मैंने आपको बता दिया था, हाल ही में निमोनिया और मेनिंजाइटिस से लड़ने के लिए इन्होंने न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन जून 30 से लॉन्च कर दिया है। और उड़ीसा की बात हो रही है तो यहाँ मैंने कर्नाटक का एक न्यूज़ भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक ने 24/7 वॉर रूम फॉर एनिमल वेलफेयर स्टार्ट की है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, न्यू दिल्ली। तो इसके ऊपर मैंने अलग सा एक वीडियो भी बना दिया था कि न्यू दिल्ली ने हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं प्राप्त होंगी। उसके लिए आप मेरे फुल वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कोविड से अफेक्टेड फैमिलीज़ थी उनको सहायताएं पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, बात कर लें उत्तर प्रदेश की। हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो थी वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट थी। चंडीगढ़ की बात करें तो बेस्ट यूनियन टेरिटरी कहलाई गई, और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सूरत और इंदौर टॉप पे थी। आप देख सकते हैं टॉप पर है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, और यूटी यूनियन टेरिटरी में पहला है चंडीगढ़। ओवरऑल विनर्स में इंदौर और सूरत है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमी के हिसाब से इंदौर है टॉप में, बिल्ट एनवायरनमेंट के हिसाब से इंदौर, वाटर के हिसाब से देहरादून, अर्बन मोबिलिटी के हिसाब से औरंगाबाद, कोविड इनोवेशन अवार्ड के हिसाब से, अच्छा कोविड इनोवेशन अवार्ड जो है वो कल्याण, डोंबिवली एंड वाराणसी को दी गई है। सैनिटाइजेशन के लिए तिरुपति। तो ये अलग अलग कैटेगरीज़ है जिनमें अलग अलग जगहों को, सिटीज़ को एंड स्टेट्स को विनर्स घोषित की गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है, जैसा मैं कहता हूँ कि अच्छा लगता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।